ये कहानी एक ऐसे प्रोफेशनल चोर की है जो अपनी टीम के साथ एक खास तकनीक के जरिए लोगों के अंतर मन में दाखिल होता है और उनके ख्याल और उनके आइडियाज़ को चुरा लेता है। दोस्तों, ये फिल्म साल 2010 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन, निर्माण और लेखन क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। इस कहानी की शुरुआत में दो बातें जान लेनी ज़रूरी है कि इस फिल्म के वर्तमान समय में एक ऐसी तकनीक का इजाद हो चुका है जिससे लोग एक दूसरे के सपने में जा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि सपना देख रहे शख्स को सपने में मिलने वाला समय रियलिटी के समय से बहुत ज़्यादा होता है और ये समय सपने की लेवल के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। ये जानकारी आपको फिल्म की पूरी कहानी समझने के लिए मददगार साबित होगी। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकाप्रियो ने कॉब का किरदार निभाया है। इस फिल्म में कॉब और उसका दोस्त आर्थर अपने आप को एक्सट्रैक्टर कहते हैं और इन दोनों की एक खुफिया टीम होती है। ये टीम मिलिट्री ने बनाई एक खास तकनीक का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सपनों के जरिए लोगों के अंतर मन में घुसपैठ करते हैं और टारगेट से जुड़ी सभी जानकारियों को बाहर निकाल लेते हैं। अब कहानी की शुरुआत में उनका टारगेट साइतो नाम का एक जापानी बिजनेसमैन होता है और कॉब और उसकी टीम को साइतो के अंतर्मन से कोई जरूरी जानकारी बाहर निकालने का मिशन मिला होता है। लेकिन इस मिशन के दौरान कॉब की बीवी मैल उसके अंतर्मन से बाहर निकल आती है और मैल की दखलंदाजी के चलते कॉब की टीम साइतो के अंतर्मन से किसी भी तरीके का कोई राज बाहर नहीं निकाल पाती। लेकिन बाद में वही बिजनेसमैन साइतो इस बात को क्लियर करता है कि वो महज साइतो की टीम को परख रहा था कि वाकई कॉब और उसकी टीम किसी के अंतर मन में एक आइडिया इजाद करने जितना मुश्किल काम कर भी सकती है या नहीं। दरअसल साइतो का एक बीमार बिजनेस कॉम्पिटिटर होता है मॉरिस फिशर, जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पादन कंपनी का मालिक होता है। अब साइतो ये चाहता है कि कॉब, मॉरिस फिशर और उसके वारिस बेटे रॉबर्ट फिशर, इन दोनों की बीच की तकरार का फायदा उठाकर मॉरिस फिशर की कंपनी को बिखेरने वाला आइडिया उसके बेटे रॉबर्ट फिशर के अंतर मन में डाल दे, और इसके बदले साइतो वादा करता है कि अपनी ताकत के दम पर वो कॉब के ऊपर लगे हत्या के इल्जाम को पूरी तरह से मिटा देगा। दरअसल कॉब के ऊपर अपनी ही बीवी की हत्या का इल्जाम होता है। अब कॉब इस डील को हामी भरकर अपनी टीम को इकट्ठा करने में जुट जाता है। कॉब की टीम में एरिएडने, जो कि एक आर्किटेक्चर की छात्रा है और जिसे सपनों में भूल भुलैया जैसी रचनाएं बनाने का जिम्मा मिलता है, जिसकी सिफारिश कॉब के ससुर स्टीफन माइल्स खुद करते हैं। एम्स, जो कि एक शातिर ठग और जालसाज बहरूपिया होता है। यूसुफ, जो कि एक केमिस्ट है और उसके पास एक बेहद नशीली दवाई है जो सपने के भीतर एक और सपना देखने की क्षमता को बढ़ाती है। और इस तरह कॉब की एक बेहतरीन टीम होने के बावजूद साइतो इस टीम में उनके साथ जुड़ जाता है। इस मिशन की ट्रेनिंग के दौरान एरिएडने कॉब के साथ एक जॉइंट सपने में जाती है और कॉब के अंतर्मन में झांकने की कोशिश करती है। तब एरिएडने को ये एहसास होता है कि कॉब के अंतर्मन में दखलंदाजी करने वालों पर कॉब की मरहूम बीवी की यादें अक्सर हमला कर देती है। अब कहानी के अगले पड़ाव में मॉरिस फिशर की मौत हो चुकी है और उनका बेटा रॉबर्ट फिशर उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लॉस एंजल्स ले जा रहा है, और जिसके लिए उसे पूरे 10 घंटे का हवाई सफर करना होगा। इस बात का कॉब और साइतो इन दोनों को बहुत अच्छे से पता होता है। कॉब अपनी टीम के साथ इस मौके पर गंभीरता बनाए रखने और फिशर के साथ जॉइंट सपने को लेकर हर मुमकिन तैयारी कर लेता है। लेकिन क्योंकि टीम को इस सपने के अंदर लेवल 2 और लेवल 3 का भी सपना देखना था, इसलिए इन सब ने यूसुफ वाली गहरी नींद की दवाई ली थी, जिसका असर 8 से 10 घंटों तक का होता है। फिल्म की थियरी के मुताबिक एक आम सपने में सपना देख रहे शख्स की मौत हो जाने से उसका सपना टूट जाता है, लेकिन अगर सपना देखने के लिए गहरी नींद की दवाई ली गई हो और दवाई का असर खत्म होने से पहले सपना देख रहे शख्स की सपने में ही मौत हो जाती है, तब वो शख्स नींद से न जागकर सपनों की अनगिनत गहराइयों में चला जाएगा और एक लंबे समय तक, या फिर कहिए कि वो सपने में ही एक जिंदगी जी लेगा।
इस बात को कॉब और यूसुफ दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन दोनों ये बात किसी को नहीं बताते। लेकिन ना चाहते हुए भी ये बात सभी के सामने आ जाती है जब यूसुफ के लेवल 1 के सपने में टीम रॉबर्ट फिशर को अगवा करने के लिए बरसात भरे लॉस एंजल्स में दाखिल होती है। लेकिन फिशर के बचाव प्रणाली के गार्ड्स वहां पहुंचकर गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें साइतो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि फिशर ने अंतर्मन के चोरों से बचने के लिए एक खास ट्रेनिंग ली होती है और ये मिशन यही खत्म होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन टीम की आपसी सहमति से और प्लान में कुछ बदलाव के साथ मिशन को जारी रखने का फैसला लिया जाता है। इन सब मुश्किलों के बावजूद टीम फिशर को अगवा कर लेती है और उसे एक सेफ जगह पर ले जाती है। यहाँ पर एम्स फिशर के ही गॉडफादर अंकल पीटर ब्राउनिंग का रूप ले लेता है और फिशर को अपने पिता की वसीयत पर एक बार फिर से गौर करने की सलाह देता है। और यहाँ बड़ी मुश्किल से टीम यूसुफ के साथ गाड़ी में बैठकर फिशर के गार्ड से बचते हुए भाग निकलती है और इस दौरान टीम दूसरी लेवल के सपने में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ दूसरी लेवल के सपने में आर्थर के बनाए ख्यालाती होटल में कॉब फिशर को यकीन दिलाता है कि उसके किडनैपिंग की साजिश उसके गॉडफादर अंकल पीटर ब्राउनिंग ने ही रची थी और वो अंतर्मन सुरक्षा का जानकार होने के नाते इस बात को जानता है। यहाँ पर कॉब फिशर को ब्राउनिंग के अंतर्मन में जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन असल में टीम फिशर से झूठ बोलकर उसी के जरिए उसी के सपने में दाखिल हो जाती है। अब तीसरी लेवल के सपने में टीम और फिशर एम्स की ही बनाई बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसी एक किले में टुकड़ियों में बंटकर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि फिशर के अंतर्मन के साथ तालमेल बिठाया जा सके। उधर सपने की पहली लेवल में यूसुफ गाड़ी को ड्राइव करते हुए पूल से नीचे गिराता है और टीम को नींद से जगाने के लिए पहला झटका शुरू करता है, जिस वजह से आर्थर के लेवल 2 के सपने से ग्रेविटी हट जाती है और एम्स के लेवल 3 के सपने में बर्फ सरकने लगती है। यहाँ पर एम्स तुरंत ही गाड़ी के पानी से टकराने से पहले एक साथ झटके से उबरने की तैयारी में लग जाता है। अब यहाँ पर मिशन कुछ हद तक कंप्लीट होता हुआ नजर आने ही लगता है कि एक बार फिर कॉब की बीवी मैल उसके अंतर्मन से बाहर निकल आती है और फिशर को गोली मार देती है। दूसरी तरफ गंभीर रूप से जख्मी साइतो भी दम तोड़ देता है और इस तरह साइतो और फिशर दोनों अनिश्चितताओं की दुनिया में गुम हो जाते हैं। और इसी दरमियान झटके से जागने के लिए एम्स किले में जगह जगह टाइम बॉम्ब्स लगा देता है, लेकिन झटके से जागने की बजाय कॉब और एरिएड ने लेवल 4 के सपने में जाने का फैसला लेते हैं ताकि साइतो और फिशर का पता लगाया जा सके। फिल्म की थियरी के मुताबिक सपने की इस लेवल पर इन दोनों के पास समय की अब कोई कमी नहीं थी। इस लेवल में कॉब एरिएडने को उसके और उसकी बीवी मैल के जॉइंट सपने के बारे में बताता है कि कैसे एक गहरी नींद के सपने में फंस जाने के चलते दोनों ने सपने में ही 50 साल बिता दिए थे और इतने लंबे समय तक एक ही सपने में रहने की वजह से उसकी बीवी मैल उसी जिंदगी को असल जिंदगी समझ बैठी थी, जिसके चलते कॉब मैल को सपने से बाहर निकालने के लिए उसके अंतर्मन में ये दुनिया असली नहीं है बल्कि इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमें मरना होगा, ये आइडिया उसके अंतर्मन में निजात कर देता है। लेकिन इस आइडिया का बुरा असर ये होता है कि असल जिंदगी में लौटने के बाद भी मैल कॉब के निजात किए गए आइडिया को दोहराते हुए असल जिंदगी में खुदकुशी कर लेती है और सुसाइड नोट में कॉब को अपनी मौत का जिम्मेदार बताती है क्योंकि उसे लगता है कि ये असल जिंदगी नहीं है और ऐसा करने से कॉब भी खुदकुशी कर लेगा और असल जिंदगी में लौट आएगा। और इस तरह मैल की हत्या का इल्जाम कॉब के ऊपर आ जाता है और कॉब को घर छोड़कर भागना पड़ता है। कॉब अपने इस कसूर को कबूलने के साथ अपने प्रायश्चित में सफल होता है और अपने अंतर्मन में बसी मैल को सुकून से विदा करता है। ये इस फिल्म का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है और साइतो को ढूंढने के लिए उस अंतहीन दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ एरिएडने फिशर को ढूंढकर उसे झटका दिलाती है और फिशर एक बार फिर उस किले में जागता है और उस किले के सेफ रूम में जाकर अपने मरते हुए पिता से उस आइडिया के लिए प्रेरित होता है कि मुझे अपने पिता की तरह नहीं बनना है बल्कि मुझे अपनी कंपनी को छोड़कर अपनी खुद की पहचान बनानी है।
उसके पिता मॉरिस फिशर उसे मरते समय अपनी बनाई राह पर चलने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ कॉब और साइतो के अलावा टीम के सारे मेंबर्स एक ही समय में अलग अलग झटकों से वास्तविकता में लौट आते हैं, जैसे एरिएडने का बालकनी से कूद जाना, एम्स के लगाए बॉम्ब्स का बर्फीले किले को तबाह कर देना, ऑर्थर के जरिए एलिवेटर में सोई टीम को टकराव से जगाना, और गाड़ी भी अब तक पानी की सतह से टकरा जाती है। दूसरी तरफ कॉब उस अंतहीन दुनिया में उम्र दराज हो चुके साइतो को ढूंढ निकालता है और उसे उसका किया वादा याद दिलाता है, और अब दोनों एक साथ उसी हवाई जहाज में जागते हैं जहां पर पहले ही पूरी टीम जाग चुकी है। अब लॉस एंजल्स के हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान कॉब से कोई पूछताछ नहीं की जाती और न ही किसी तरीके की मुश्किल पेश आती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह कॉब ने इस मिशन को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट किया है, उसी तरह साइतो ने भी अपना वादा निभाया है। अब कॉब बाइज्जत अपने घर लौट आता है और कॉब के ससुर उसे अपने बच्चों से मिलवाते हैं। तभी कॉब अपनी जेब से एक लट्टू को बाहर निकालता है और सामने रखी मेज पर घुमाता है और उसे वहीं छोड़कर अपने बच्चों की ओर चला जाता है, और फिल्म यही खत्म हो जाती है कई सवालों के साथ। दोस्तों, इस फिल्म ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और विजुअल इफेक्ट के लिए 83वां अकादमी पुरस्कार जीता था। दोस्तों, 160 करोड़ डॉलर्स की लागत से बनी इस फिल्म ने कुल 836 करोड़ डॉलर्स का बिजनेस किया था। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म के रिलीज होने के 12 साल बाद भी इससे ज्यादा पेचीदा फिल्म आपको आज भी देखने को नहीं मिलेगी।